नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर निकालने पर कोई फायदा नहीं होने के बाद अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने केरल के सीएम पिनारी विजयन सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा है कि अब जो स्थिति है वो राज्य बनाम संघ के मुद्दे में बदल गई है, इसलिए सभी राज्यों को एक स्वर में बोलने का समय आ गया है। बता दें, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रेड्डी के ये स्वर पिछले महीने से बिल्कुल बदले हुए हैं, क्योंकि पिछले महीने जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि पीएम मोदी ने फोन कॉल पर सिर्फ अपने मन की बात कही, हमारी नहीं सुनी, तो रेड्डी ने ट्वीट कर कहा था ये वक्त उंगली उठाने का नहीं बल्कि एक साथ आने और महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए हमारे प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करने का है। बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव आलापन बंदोपाध्याय ने केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए कारण बताओ नोटिस का गुरुवार को जवाब दिया। आलापन ने जवाब में कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यास तूफान को लेकर हुई बैठक से किसी तरह का किनारा नहीं किया और वह तब तक वहां थे जब तक राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां मौजूद थीं। पीटीआई के मुताबिक इस शीर्ष नौकरशाह ने जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश के मुताबिक ही उन्होंने ये बैठक छोड़ी थी और वह यास तूफान के कारण दीघा कस्बे में हुए नुकसान की समीक्षा करने के लिए गए थे। छत्तीसगढ़ सरकार के 8 विधायकों और एक सांसद की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने सुकमा जिले के सिलगेर में सुरक्षा कैंप को लेकर 20 दिनों से विरोध कर रहे आदिवासियों से मुलाकात की। जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ टीम ने सिलगर से लगभग 5 किलोमीटर दूर प्रदर्शनकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 लोगों से मुलाकात की। बता दें, 20 से अधिक गांव के आदिवासी समुदाय के हजारों लोग 14 मई से सुरक्षा कैंप और पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में 3 आदिवासी लोगों की मौत भी हो चुकी है। दरअसल सुकमा और बीजापुर के सिलगेर में सीआरपीएफ का कैंप बनाए जाने की जब खबर आई तो गाँव वाले विरोध करने के लिए पहुंचे, लेकिन उनसे कहा गया कि अभी कोई कैंप स्थापित नहीं किया जा रहा है। लेकिन 12 मई को कैंप बन गया, जिसके बाद गांव वाले विरोध के लिए सड़क पर उतर गए। उनका कहना है कि कैंप उनकी यानी ग्रामीणों की जमीन पर बना लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से बात की। इस दौरान उन्होंने भारत के लिए कोरोना वैक्सीन की सप्लाई को लेकर चर्चा की। उन्होंने अमेरिकी सरकार और भारतीय प्रवासियों के समर्थन और एकजुटता के लिए धन्यवाद दिया। पीएमओ के एक आधिकारिक बयान के अनुसार उपराष्ट्रपति हैरिस ने पीएम मोदी को अपनी वैश्विक वैक्सीन साझा करने की रणनीति के तहत भारत सहित अन्य देशों को कोरोना के खिलाफ टीका उपलब्ध कराने की अमेरिकी योजना के बारे में बताया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के इस निर्णय के लिए उपराष्ट्रपति हैरिस की सराहना की। मध्य प्रदेश के 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टरों ने कदम हाईकोर्ट के उस फैसले के बाद उठाया है जिसमें इन डॉक्टरों द्वारा की जा रही हड़ताल को अवैध बताया गया। साथ ही सभी जूनियर डॉक्टर्स को 24 घंटे के भीतर ड्यूटी पर वापस लौटने का आदेश दिया गया। इसके बाद लगभग 3000 डॉक्टरों ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। साथ ही डॉक्टरों का कहना है कि वो हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती भी देंगे। बता दें, हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने कई मांगे रखी हैं, जिसमें कोरोना संक्रमित होने पर उनके और उनके परिवारों के लिए मुफ्त इलाज और मिलने वाले पैसे में बढ़ोतरी की मांग भी की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को लगातार छठी बार अपनी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई गवर्नर ने आज बताया कि रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% ही रहेगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुंबई में नियामक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक के बाद ये कहा। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी विकास का अनुमान अब 9.5% कर दिया है। पहले इस अनुमान को 10.5% बताया गया था। इसके साथ ही आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि खुदरा महंगाई दर में हाल में थोड़ी कमी आई है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में इसके 5.1% रहने का अनुमान है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि व्हाट्सएप अपने यूजरों पर नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार करने के लिए दबाव डाल रहा है। इसने कहा है कि व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के कानून बनने से पहले व्हाट्सएप अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी की यूजरों से सहमति पाने के लिए हर रोज नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन भेजा जा रहा है। सरकार ने कहा कि ये यूजरों से सहमति प्राप्त करने का सही तरीका नहीं है और ये एक ट्रिक यानी चाल है। इसीलिए सरकार ने कोर्ट से अपील की है कि वह निर्देश दे कि व्हाट्सएप अपने यूजरों को ऐसा नोटिफिकेशन न भेजे। दिल्ली के खजूरी खास में एक 22 वर्षीय व्यक्ति ने पुलिस को कॉल करके धमकी दी कि वो पीएम मोदी को मारना चाहता है, जिसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम सलमान है और उसके खिलाफ कई मामले पहले से चल रहे हैं। वह जमानत पर बाहर था। चूंकि वह वापस जेल में जाना चाहता था, इसलिए सलमान ने धमकी देते हुए पुलिस को कॉल किया था कि वो पीएम मोदी को मारना चाहता है।
दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि अप्रैल मई के महीने में उस एक भी व्यक्ति की मौत कोरोना से नहीं हुई है जो वैक्सीन लगवाने के बाद फिर से संक्रमित हुआ था। भारत में पिछले एक दिन में 1,32,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 2,713 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल मृतकों की संख्या 3,40,000 के पार हो गई है और सक्रिय मामले 16,35,000 से अधिक हैं। इजराइल में 8 दलों के गठबंधन ने बेंजामिन नेतन्याहू को हटाने की पूरी योजना बना ली है। गठबंधन ने सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा गठबंधन को लेकर किए गए समझौते में तय किया गया है कि बारी बारी से 2 प्रधानमंत्री बनेंगे। पहले दक्षिणपंथी पार्टी यामिना के नेता नेफ्ताली बेनेट और 2 साल के बाद एयर लेपिड। बता दें 120 सदस्यों वाली संसद में इन दलों के कुल 62 सांसद हो रहे हैं। हालांकि एक सांसद ने गठबंधन को समर्थन देने से इनकार कर दिया है, तो 61 सांसदों के साथ ये गठबंधन बिल्कुल हल्के से फासले के साथ सरकार बना सकता है, जिसके बाद 12 साल बाद नेतन्याहू सत्ता से बाहर हो सकते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर फिर से चीन पर निशाना साधते हुए कहा, ये चीन के वुहान लैब से निकला है। ट्रंप ने कहा कि अब तो हर कोई यहां तक कि तथाकथित दुश्मन तक मान रहे हैं कि ट्रंप चाइना वायरस के वुहान लैब से लीक होने को लेकर सही थे। ट्रंप ने कहा कि चीन ने दुनिया भर में जो तबाही मचाई है उसके लिए उसे $10 ट्रिलियन का मुआवजा देना चाहिए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।